नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आप जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, परंपरागत खेती करते हैं या फिर करते हैं आप मॉडर्न खेती। आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली है उत्तम बीज। उत्तम बीज नहीं तो जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा तो नया पौधा ही विकसित नहीं होगा। तो पहली आवश्यकता है उत्तम बीज की। दूसरी आवश्यकता है कि उत्तम बीज को पूरी तरह से सभी पोषक तत्व सहजता से मिल जाए। इसके लिए आप कई तरह की खादों का प्रयोग करते हैं। मॉडर्न खेती वाले, आधुनिक खेती वाले इसके लिए रसायन आधारित यूरिया हैं, डीएपी हैं, एमओपी हैं, एसएसपी ऐसे खादों का प्रयोग करते हैं। आजकल तो इन खादों के अलावा पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए कुछ दूसरी चीजें भी उपलब्ध होने लगी हैं, जिससे कि खेती में तेजी से विकास हो, वनस्पति तेजी से विकसित हो, फल और फसल की उत्पादकता बढ़े। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में हम कम चर्चा करते हैं, और वो चीज है जल, पानी। बिना पानी के आप किसी भी तरह के खाद का प्रयोग कर लें, आप कितना भी उत्तम श्रेणी का बीज ले आए, लेकिन आपकी फसल की उत्पादकता नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बिना पानी के बहुत सारी क्रियाएं संपन्न ही नहीं हो पाती। बिना पानी के पौधों की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, वही संपन्न नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रत्येक जो वनस्पति है वो अपनी पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन निर्मित करती है। उसी भोजन से वनस्पति का विकास होता है, पूरी तरह से वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उनमें पुष्प निकलते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। उसी के माध्यम से जो पुष्प हैं वो बीज के रूप में, फल के रूप में रूपांतरित होते हैं, उन्हीं से बालियां बनती हैं, फलियां बनती हैं, और पौधों का विकास और फलों का विकास होता है। और फलों की जो अंतिम परिणति है, यद्यपि उस अंतिम परिणति के बारे में कम चर्चा करते हैं, वो है दूसरी अगली पीढ़ी के लिए बीजों का निर्माण करना। जैसे मनुष्य की जो पूर्णता इसी में है कि वो स्वयं तो स्वस्थ रहे ही रहे, अपनी परवरिश, अपने जीवन को तो अच्छे से संभाले ही, साथ ही अपने संतान को, शिष्य संतान को, स्वस्थ संतान को भी जन्म दे और उसको जीवन में स्थापित करे। जब तक वो इस प्रयास में कामयाब नहीं हो पाता, तब तक उसका जीवन अधूरा माना जाता है। ठीक यही बात वनस्पतियों के लिए भी है। तो आप कोई भी फसल करते हो, चाहे वो रसायन आधारित आज की मॉडर्न खेती हो, या परंपरागत प्राकृतिक खेती हो, या फिर जिसे जैविक खेती कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, जिसमें हम कम से कम खादों का प्रयोग करते हैं, वो हो, 3 चीजों की आवश्यकता रहती है। खादों के माध्यम से आप एक चीज प्रदान करते हैं, जो पोषक तत्व हैं उनकी सहज आपूर्ति बनाए रखते हैं। खादों के रूप में आप रासायनिक आधारित यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, एमओपी का प्रयोग करते हैं, एसएसपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके प्रयोग से एक समस्या आती है। और वो समस्या जैसे कि आज हम देखने में आ रही है। समस्या ये है कि आप जितना खाद अपने फसलों में देते हैं, उसका फल आपको मिलता नहीं। निरंतर जो खादों का परिणाम है वो घट रहा है। आज से 25-30 साल पहले जितना खाद का प्रयोग अपने खेतों में आप करते थे, उसकी मात्रा तो आपने दोगुना बढ़ा ली है, लेकिन फसल की उत्पादकता है वो पहले से 1/3 रह गई है, पहले से 1/3 रह गई है। साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है, कि जितनी मात्रा में आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो उसके परिणाम से न केवल फसलों का स्वाद, जो फसलों का स्वाद है, आकार है, जो उनकी कीपिंग पीरियड है, उनका गंध है, उनका जो साइज है, वो सब बदल रहा है। साथ ही उसके टेस्ट में बदलाव आ रहा है, वो सहजता से सड़ने लगे हैं। अब उनको रखना भी हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है। लेकिन एक चीज देखने में आई है, और वो अब प्रमाणों से भी, अनुसंधानों से बार बार सिद्ध साबित हो रही है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो मॉडर्न खेती करते हैं, जो रसायन आधारित खेती करते हैं, वो भी अपने खेतों में गोबर आधारित खाद का प्रयोग करने लगे हैं। इसके लिए वो गोबर से कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट करते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। उसके माध्यम, जब हम गोबर की खाद का प्रयोग आधुनिक खेती में आधुनिक खादों के साथ करते हैं, तो उत्पादकता में फिर से एक ग्रोथ आने लगती है, उत्पादकता फिर से बढ़ती चली जाती है। तो उसका अर्थ है कि गोबर में कुछ ऐसा है जो रासायनिक खादों की जो सक्रियता को बढ़ाने में मदद करता है। तो वो
वो उस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि रासायनिक आधारित खादों के माध्यम से हम कुछ रसायनों की तो आपूर्ति कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की आपूर्ति कर देते हैं, डीएपी के माध्यम से नाइट्रोजन फास्फोरस की आपूर्ति कर देते हैं, पोटासियम आधारित खाद के माध्यम से पोटासियम की आपूर्ति करते हैं, एसएसपी के माध्यम से हम कैल्शियम और सल्फर की आपूर्ति कर देते हैं, जिंक सल्फेट से भी सल्फर और जिंक की आपूर्ति कर देते हैं। लेकिन ये जितने भी पोषक, जितने भी मिनरल्स आधारित खाद हैं, मिट्टी में कुछ समय अपनी सक्रियता दिखा के निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इनकी एक्टिविटी कैसे बढ़े, ये समस्या है। पहले तो इस पर हमारा ध्यान नहीं दिए, लेकिन हाल के वर्षों में हमारा ध्यान इस पर आकर्षित हुआ है। इस इन खादों की सक्रियता को बढ़ाने में मिट्टी के अंदर जो जो जीवाणु होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मिट्टी में पिछले 30-40 सालों में जीवाणु की सक्रियता बहुत तेजी से घटी है। लगभग लगभग कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, खास करके हमारे देश में, जहाँ जीवाणु की जो उपस्थिति है 1-1.5% के आसपास रह गई है, जबकि इन जीवाणु की उपस्थिति का 100% होना बहुत आवश्यक है। जितनी जीवाणु की उपस्थिति रहती है उतनी हमारी फसल तेजी से अच्छी उत्पादकता देती है। पहली चीज तो ये है कि मिट्टी के अंदर इन जीवाणु की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, यदि जीवाणु भी हैं, आप रसायन आधारित खादों का प्रयोग भी करते हैं, आपने उत्तम से उत्तम जो फल, जो परिणाम देने वाले बीजों का प्रयोग भी किया है, यदि पर्याप्त मात्रा में आपके पास जल नहीं है, पानी नहीं है, बिना बिना नमी के कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता। क्योंकि जो आप पोषक के रूप में जो पोषक के रूप में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यूरिया आदि का प्रयोग करते हैं, वो सीधे सीधे हमारी वनस्पति में, हमारे पेड़ों में नहीं पहुंच सकता, हमारे पौधे उसको सोख नहीं पाते। पहले नमी का माहौल बनना जरूरी है, इन पोषक तत्वों का पानी में घुलना आवश्यक है, और पानी में घुलने के बाद ही वो हमारी फसलों के अंदर पहुंच पाते हैं, तभी उनका कोई परिणाम मिल पाता है। तो पानी की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, और पानी उपस्थित तब तक, यदि कुछ दिन पानी की उपस्थिति रहे, जैसे कि आपने खाद दिया, खाद देने के बाद पानी का प्रयोग कर दिया, सिंचाई कर दी, तो कुछ दिन तो आपको परिणाम देखने को मिलता है। आपकी फसल की ग्रोथ 2-4 दिन में तो बढ़ जाती है, लेकिन हफ्ता के बाद फिर देखते हैं कि उसमें सुस्ती सी आ जाती है, फसलें मुरझाने लगती हैं, फसलों का अवकाश रुक जाता है। उसका एक कारण यही है कि अब आपकी फसलों के आसपास नमी नहीं रही। ये भी समस्या है कि नमी नहीं है तो वो जीवाणु भी अपनी सक्रियता गंवा देते हैं, और ये जीवाणु सक्रिय होते हैं तो बहुत तरह के जो जो रसायन है उनके उत्पादक उनको पैदा करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हमारी फसलों को विकसित होने में, पेड़ पौधों को विकसित होने में कई तरह के हार्मोन से दूसरे रसायनों की प्राप्ति होती है, इनके माध्यम से न केवल फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि इसके माध्यम से हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी में भी विशिष्ट गुणवत्ता आती जाती है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्यथा मिट्टी में ही कई तरह के रोग कारण जीवाणु विकसित होने लगते हैं। तो इन जीवाणु की सक्रियता भी महत्वपूर्ण है, और जलांश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और पानी पर्याप्त मात्रा में कब रह सकता है, जब मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता हो। मिट्टी में यदि पानी सोखने की क्षमता नहीं, मिट्टी में पानी को अधिक समय तक अपने अंदर रखने की क्षमता नहीं है, तो आप जो भी पानी देंगे वो 1-2 दिन में सूख जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, फिर आपकी मिट्टी कठोर हो जाएगी, सूख जाएगी, तो फिर वो खाद का उपयोग है या जीवाणु की सक्रियता है वो घट जाएगी, जैसे कि आज देखने में आ रहा है। तो जब तक फसलें हैं, जब तक पेड़ पौधे हैं, तब तक थोड़ी बहुत फसलों की छांव से नमी बनी रहती है, लेकिन अंततः वो भी सूख जाती है, जैसे कि अब देखने में आ रहे हैं। तो जलांश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और यदि आप रासायनिक आधारित खादों से ही खेती करते हैं तो आप धीरे धीरे इसमें घाटा ढाने की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अकेले रसायन आधारित जो खाद हैं उनके माध्यम से फसल नहीं ले सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों को एक तत्व पूरा करता है, एक पदार्थ पूरा करता है, वो है गोबर की खाद, जिसका प्रयोग अब हजारों सालों से कर रहे हैं। गोबर की खाद में जीवाणु भी रहते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी रहते हैं, और उसके अंदर सारे पोषक तत्व भी रहते हैं। यहाँ तक कि गोबर में सैप्रोफाइटिक
नाम के जीवाणु भी रहता है जो गोबर की डिकम्पोज करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा गोबर में वो सारे जीवाणु रहते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, चाहे उसमें राइजोबियम हो, राइजोबियम और जो वातावरण के नाइट्रोजन को सोख कर उसको अमोनिया में, यूरिया में कन्वर्ट करता है। जो एजोबैक्टर है ये भी वातावरण के नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाता है। इसके अंदर एजोबैक्टर के साथ में सुडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण जीवाणु गोबर के अंदर रहते हैं। बेसिलिस बेसिलिस बैक्टीरिया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जो वातावरण की कई जो उपयोगी तत्व है उनको, फसलों को उपयोगी बनाता है। दूसरा, गोबर के अंदर जो कुछ सेलुलोज ऐसे रहते हैं, हेमी सेलुलोज ऐसे अंश बच जाते हैं जो पूरी तरह कभी डाइजेस्ट नहीं होते, कन्वर्टेड नहीं होते, विघटित नहीं होते, वो एक अलग रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, कोलाइडिक रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जो गोबर से ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं। ये ह्यूमस पानी को सूखने में सक्षम रहता है और इसीलिए गोबर अपने वजन से 4 से 6 गुना पानी सोखने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा कि आप सूखा कंडा ले लीजिए, उसका वजन कर लीजिए, फिर उस कंडे को जो कंडा है उसको बाल्टी में धो के और फिर तोल के देखिए, तो आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि सूखे कंडे का वजन यदि 300 ग्राम था तो पानी सोखने के बाद उसी सूखे कंडे का वजन 6 से 8 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि वो 608 गुना पानी सोखने की क्षमता रखता है और उस पानी को सोख कर काफी समय तक रहता है। यानी गोबर के अंदर एक और क्षमता है, वो है पानी सोखने की क्षमता। तीसरा, गोबर के अंदर ह्यूमस और फेविलिक एसिड जैसे बनाने की क्षमता भी है। गोबर के अंदर जो प्रोटीन रहता है, जब प्रोटीन डिकम्पोज होता है तो कई तरह के अमीनो एसिड और कई तरह की विशिष्ट संरचना को, विशिष्ट रसायनों को जन्म देता है। इसके अलावा गोबर में बायोहंसर भी होते हैं। बायोहंसर वो तत्व हैं दूसरे तत्वों की सक्रियता बढ़ाने में मदद करते हैं। गोबर के अंदर इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सबकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो गोबर अकेला ऐसी खाद है जिसका प्रयोग हजारों सालों से करते हैं, जो मिट्टी की हर आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। इसकी पूर्ति कोई रसायन आधारित खाद नहीं कर सकती, इसलिए अंततः हमें गोबर की खाद पर लौटना पड़ेगा। बहुत सारे मित्र गोबर के लिए कई तरह के प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन जब वो सोचते हैं कि हमें 1 एकड़ भूमि में 20 से 30 ट्रॉलियों की आवश्यकता है तो डर जाते हैं, क्योंकि एक ट्रॉली 500-600 रुपए की पड़ती है, 20 ट्रॉली 10,000 की पड़ेगी, तो वो सोचते हैं 10,000 की ट्रॉली गोबर की डालने की बजाय जो यूरिया है, क्योंकि यूरिया की तो आज के वक्त बोरी है 250 रुपये मिल जाती है, बोतल हैं तो एक ही बोतल से करीब करीब 1 एकड़ का काम चल जाता है। वो बोतल भी 250 रुपये के आसपास से डीएपी को भी नैनो रूप पे ले लिया है, उसकी एक बोतल सफिशियंट है और उसका खर्चा वही 1200-1300 रुपये। तो 1200-1300 रुपये कहाँ, 15,000 रुपये खाद के रूप में। तो ज्यादातर को समझ नहीं है, ना बताया जाता है ना समझाया जाता है, तो वो गलती कर देते हैं। इससे हम 3 नुकसान उठाते हैं। पहले तो हमारी फसल की उत्पादकता घट जाती है, दूसरी मिट्टी की संरचना में बदलाव हो रहा है, मिट्टी हमारी बंजर होती जा रही है, मिट्टी हमारी उपजाऊपन होती जा रही है। तीसरा है जो सबसे, इस पर हम कम से कम ध्यान देते, समझते हमने, हम जानते हमें हैं, लेकिन उस पर हम कम से कम ध्यान देते हैं, वो जो हमारे समाज में रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। जितना हम रासायनिक आधारित खादों का प्रयोग अपने फसलों में कर रहे हैं, उसके कारण हमें जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी करना पड़ रहा है, पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ता है, वेर्टिसाइड्स का। इन सब के कारण हमारे समाज में, पूरे में, हम अपने समाज का अर्थ ये नहीं कि मैं भारत की बात कर रहा हूँ या अपने शहर की बात करता हूँ, पूरी दुनिया में इनफिनिटी बढ़ रही है। पुरुषों में नपुंसकता की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी जो स्त्रियां हैं, उनमें उनमें भी जो फर्टिलिटी घट रही है, उनके अंदर अब मेंस्ट्रुएशन की समस्या बढ़ती जा रही है। अब ना समय पर मासिक स्राव की शुरुआत होती है, ना वो समान रहता है, असमान हो जाता है। और इसी तरह जब मेनोपॉज की पीरियड समय आता है, जब मासिक स्राव का जो चक्र बंद होने के कगार पे आता है, तो भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही गर्भ धारण में बहुत तरह की समस्या आ रही हैं। इसके अलावा कैंसर की समस्या बढ़ रही है, त्वचा संबंधी रोगों की समस्या बढ़ रही है, हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, उसकी तरफ हमारा कम ध्यान है। और
उसको भी हमें अपने ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन तीनों से बचना है तो सहजता से हम गोबर की खाद का प्रयोग करें। हम इस पे काम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास है, ऐसे हमने कुछ ऐसे गोबर के रूप तैयार किए हैं, इसको हम ह्यूमस गोबर खाद के नाम से जानेंगे। उस 5 किलो गोबर की खाद से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 700, 800, 1000 रुपए में 1 एकड़ खेत की जो पोषक तत्व संबंधी ज़रूरत है, जो अ, खादों के माध्यम से हम पूरा करते हैं, उसको उसकी आपूर्ति कर पाएँगे। ऐसे हमारे प्रयोग चल रहे हैं, उसके संबंध में थोड़ा बता दूँगा। ये हमारा गौमूत्र, गाय के गौमूत्र आधारित क्षार है, इसमें भी वो सब पोषक तत्व हैं, इनकी चर्चा फिर मैं कभी करूँगा। आप इसको तो जानते ही होंगे, ये हमारा गोरस है। इस गोरस में, जो गाय के गोबर में बहुत तरह के जीवाणु होते हैं, उनका हमने घन सत्व इकट्ठा किया है, ये भी बहुत प्रभावशाली है। इससे हमारी खेत की मिट्टी बहुत तेजी से रूपांतरित होती है, संरचना में बदलाव आता है, क्योंकि उसमें जीवाणु हैं, हमारी मिट्टी में पहुंचकर और मिट्टी की कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण करके बहुत तेजी से विभाजित होते हैं।